नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। 2024 और 25 के बजट की बात कर ले, 7.7 लाख करोड़ का है, जिसमें सरकार खर्च और सरकार का जमा दोनों शामिल हैं। लेकिन इस बजट में सियासी बवाल का जो मुद्दा सामने आया वो है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज मिला है। दरअसल बिहार को इस साल बजट में 1.25 लाख करोड़ की रकम मिली, जबकि आंध्र प्रदेश को 50,000 करोड़ रुपए मिले। और यही रकम विपक्ष की आंखों में किरकिरी बनी हुई है। विपक्ष संसद के बाहर से लेकर अंदर तक इस मामले को लेकर हंगामा कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि कई ऐसे राज्य हैं जिनकी बजट में अनदेखी कर दी गई। मसलन उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए भी इस बजट में कोई योजना का ऐलान नहीं किया गया है। हाल तब ऐसा है जबकि इस साल के अंत में 3 बड़े राज्य मसलन महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जबकि इन राज्यों के लिए बजट में वित्त मंत्री ने अपना पिटारा खोल रखा है। बिहार और आंध्र प्रदेश के अलावा वित्त मंत्री ने उत्तर पूर्व के राज्यों के विकास पर भी अहम फोकस किया। बता दें कि सरकार का मानना है कि इन राज्यों में विकास होने से देश को तेज गति से विकसित बनाया जा सकता है। इन राज्यों की ग्रोथ विकसित भारत मिशन में इंजन बन सकती है। और ऐसे में विपक्ष के हंगामे के पीछे की मंशा क्या है, आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल भी है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि 24-25 की बजट में किस राज्य को कितनी रकम आवंटित की गई है, बजट में किस राज्य को आखिर कितनी रकम मिली है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जिसे 2.23 लाख करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले बिहार की, जो कि एक मुद्दा बना हुआ है, उससे 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। मध्य प्रदेश को 98,000 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है। पश्चिम बंगाल को 93,000 करोड़ रुपए। बात महाराष्ट्र की कर ले, जहां पर इस बार चुनाव भी होने, वहां पर 78,000 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है। राजस्थान को 75,000 करोड़ और ओडिशा को 56,000 करोड़। तमिलनाडु को 50,000 करोड़, आंध्र प्रदेश को 50,000 करोड़, कर्नाटक को 45,000 करोड़। तो ये हमने आपको बताया कि किस राज्य को कितना बजट अलॉट किया गया है। लेकिन इन सब के साथ ही विपक्ष की आंखों में खटक रहा है कि आखिर बिहार और आंध्र प्रदेश पर सरकार ने इतनी मेहरबानी क्योंकि अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस बजट पर कैसी प्रतिक्रियाएं आई हैं। बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और 2 के थाली में पकोड़ा और ये अपना मान्य जिलेबी। एक सेकंड, ये 2 छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं। दिल्ली को नहीं दिया तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा। और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, खुर्ची बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इसका हम खंडन करते हैं। Between vote on account which was presented on 1st February this year and now the full budget which was presented yesterday for this year, I have not named very many states, but let me take the example of Maharashtra for instance. Between vote on account and yesterday's budget, in vote on account and in yesterday's budget, I had not named Maharashtra. I'll take it as an example. Cabinet has, under the leadership of Prime Minister Modi, passed a very important decision. It has taken the decision to set up a very big port in Vadavan in Maharashtra. Did Maharashtra get ignored because I did not mention the name of Maharashtra? 76,000 crores have been announced for that project. Maharashtra's name was not taken in the vote on account, nor was it taken yesterday. But does it mean that we've ignored Maharashtra? yesterday the
through the union budget, Government of India violated all the principles to keep the federal system. Basically, this budget is, the aim is to protect the government. Therefore, giving so much hopes to we are not against to giving the money to the states like Andhra Pradesh and Bihar. But other states also should get justice. Without giving justice to other states, they are giving only one or two states. Will have a big problem on federal system. That's why we are agitating today. Entire people are agitated. But this budget is also generally is not at all a good budget at all. हम सभी लोग जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। If I am to describe this budget in one line, I would say it's a budget without any clarity or vision, which has been rolled out to satisfy the coalition partners of the BJP rather than providing any substantial relief to the 140 crore people of this country. This budget was planned by two individuals to keep another two in good faith, neglecting the aspiration of 140 crore people. So the gist is, it has been planned by two and executed for two. देखिए, ये कुर्सी टिकाऊ बजट है, सबको मालूम है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, ये लोकसभा चुनाव के नतीजे से पीड़ित बजट है। एक पीड़ित बजट है। एक जमाने में गुजरात के व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना व्यापार बचाने के लिए बहुत बड़ी रकम में फिरौती देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। मुझे लगता है वही व्यापारी मंडल ने देश की तिजोरी से बिहार के नीतीश कुमार जी और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू, ये दोनों को अपनी सत्ता बचाने के लिए फिरौती दी है। तो देखिए, बजट पेश हो चुका है, लेकिन अब इस बजट को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है और विपक्ष का कहना है कि आखिर बिहार और आंध्र प्रदेश पर ही मेहरबानी क्यों। ऐसे में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए ये बजट पेश किया गया है। वहीं सुप्रिया सुले ये कह रही हैं कि महाराष्ट्र के साथ भेदभाव किया गया है, महाराष्ट्र का नाम भी नहीं लिया गया। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा भी ये कहते नजर आए कि हरियाणा का नाम भी नहीं लिया गया है। तो कुल मिलाकर विपक्ष की नजरों में ये बजट तो पहले से ही खटक रहा था, लेकिन इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश पर मेहरबानी क्यों की गई है, ये सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमनीश वत्स जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सुबोध मेहता जी आरजेडी के प्रवक्ता हैं। अबू शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अनुप्रिया जी बीजेपी की प्रवक्ता हैं। डॉक्टर शत्रुपा बीजेपी प्रवक्ता हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है।
मैं शत्रुपा जी आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगी। आप जिस बजट को विकास का बजट बता रहे हैं और कह रहे हैं कि 2047 का जो लक्ष्य है विकसित भारत का, वो यही बजट पूरा करेगा, इसमें बिहार और आंध्र प्रदेश पर ही मेहरबानी की जा रही है कुर्सी बचाने के लिए, ऐसा विपक्ष लगातार क्यों कह रहा है? चारू जी, मुझे नहीं मालूम कि ऑपोजिशन क्यों ऐसा कह रहा है। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि ऑपोजिशन करने के लिए ऑपोजिशन करता है। उन लोगों को थोड़ा धैर्य से ये 500 पेजेस थोड़ा पढ़ना चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल कि फाइनेंस मिनिस्टर वो 1 घंटे में इतना स्टेट का नाम अलग से बोले। और मैं इतना कह सकती हूँ कि कल का जो बजट माननीय वित्त मंत्री ने शुरुआत किया, प्रपोज किया, उसका बहुत सारा इंडिकेशंस ऐसा है कि ये एकदम पूरा होलिस्टिक बजट है, ज्योग्राफिकली बैलेंस्ड बजट है। आप अगर देखिएगा कि दो बार पूर्वायन के बारे में उन्होंने कहा, और उड़ीसा और बंगाल एक बार उड़ीसा और शायद असम या मैंने पूर्वायन ईस्टर्न स्टेट्स कहा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में कहा। उन्होंने अमृतसर टू कोलकाता इंडस्ट्री कॉरिडोर के बारे में कहा। तो अगर थोड़ा सा गूगल ऑपोजिशन पढ़ ले, अमृतसर कहाँ है और कोलकाता कहाँ है, एक कॉरिडोर तो आकाश से नहीं आएगा, पूरा इतना स्टेट से जाता है, तो ऑब्वियसली उतना स्टेट टच करके जाता है। तो विकसित भारत का चैप्टर वहां भी खुलेगा। आप अगर देखिएगा कि वित्त मंत्री ने कितने भी स्कीम्स कहा है, उल्लेख किया है, उन्होंने एकदम पहले शुरुआत में ही कह दिया कि हमारा जो पुराना 10 साल से जो स्कीम्स, जो योजना चल रहा है, वो तो चल ही रहा है, बाकी क्या हो रहा है उन्होंने कल इंट्रोडक्शन सिर्फ दिया है। तो अगर मैं इतना सिर्फ कहना चाहती हूँ कि अगर थोड़ा सा धैर्य लेके ऑपोजिशन 500 पेज अगर पढ़ ले, अभी तो शायद अभी डिटेल्स भी आ रहा है, आज राज्यसभा में भी वित्त मंत्री कहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल कि पूरा सब ऑल स्टेट मेंशन, आज महाराष्ट्र के बारे में कहा है। मतलब कुल मिलाकर आप ये कहना चाहती हैं कि आपका ये जो बजट है वो विकसित भारत का बजट है, लेकिन विपक्ष सिर्फ इसलिए अपोज कर रहा है क्योंकि उसका काम है अपोज करने का। अबू शर्मा जी, डॉक्टर शत्रुपा ये कह रही हैं कि आपका तो काम ही है विपक्ष में रहते हुए हर चीज का अपोज करना, और इसीलिए आप बजट को अपोज कर रहे हैं। लेकिन अब से पहले तो आप भी ये चाहते थे ना कि बिहार पर मेहरबानी हो, विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसमें आप भी सहयोग कर रहे थे और आपने समर्थन भी किया था। लेकिन अब विपक्ष को चलिए विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया बिहार को, लेकिन अगर स्पेशल पैकेज दे दिया गया, मेहरबानी हो गई है, तो आप इस चीज का विरोध कर रहे हैं। तो विपक्ष चाहता क्या है? मैं इकोनॉमिक्स नहीं हूँ और निर्मला सीतारमण जी जैसा विद्वान भी नहीं हूँ, लेकिन जनता के साथ जो संबंध हम लोगों का रहता है, गांव में गरीबों के साथ, बेरोजगारों के साथ, संगठन के काम के लिए जो दौरा करते हैं हम लोग, और उसमें हम लोगों को जो इकोनॉमी मिलता है, मैं उस इकोनॉमी का बात कर सकता हूँ। और सबसे पहले निर्मला सीतारमण जी का हस्बैंड ने चुनाव के पहले इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर बहुत कुछ कहा था उन्होंने सरकार के खिलाफ, और आज निर्मला सीतारमण जी सरकार में रहते हुए हमारा जो आने वाला चुनाव है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो और झारखंड, वहां हमारा जीतने का रास्ता को साफ कर दिया ये बजट ने। सबसे बड़ा बात यह है जो जिस कारण में भारतीय जनता पार्टी अपना बहुमत पाया, हाँ, वही कारण को सुधारने की कोशिश नहीं करके वही अहंकार, वही घमंड लेकर चल रहे। तो मैं तो निर्मला सीतारमण जी को बधाई देना चाहता हूं। और एक दो पॉइंट जो मेरे को कहना है, जो स्टार्टअप में बीजेपी का मसला है ना, अगर उन्हें लगता है कि वो कहीं पर कमजोर हैं और अगर फिर भी वो काम करें तो बीजेपी का मसला है। विपक्ष को इस पर एतराज क्यों है? तो बीजेपी अपनी रणनीति में देख लेगी ना कि उसे क्या करना है। नहीं, हमको बीजेपी का रणनीति से कोई मतलब नहीं है।
जनता ने, जनता का जो जनादेश था, जनादेश का जो फिलोसफी था, वो फिलोसफी को आज तक भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पाए। 2024 का जनता का जनादेश का फिलोसफी को। अच्छा, तो अभी एक दो पॉइंट मैं बता देता हूं। मैं पॉइंट्स पर बाद में आऊंगी, एक बार सबके ओपनिंग कमेंट्स हो जाएं प्लीज। सुबोध जी, बिहार को अगर मेहरबानी की गई है, बिहार पर मेहरबानी की गई है, अच्छा खासा पैकेज मिला है, कॉरिडोर बनाने की बातें हो रही हैं, हाईवे बनाने की बात हो रही है, तो फिर ऐतराज क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्लानिंग कमीशन जो पहले था, नीति आयोग है, या बजट में जो रिफ्लेक्शन होना चाहिए, वो पहला प्रिंसिपल है कि पूरे भारत में इवन डेवलपमेंट होना चाहिए, अनइवन डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी भी पॉलिसी बने जो कि इवन डेवलप करे, क्योंकि जो पहला आर्टिकल है संविधान का, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। अगर यूनियन ऑफ स्टेट में आप तारतम्य नहीं बनाकर बजट बनाते हैं तो दिक्कतें आएगी। ये बात लेकर अपोजिशन पार्टियां आगे आ रही हैं, लेकिन जब बात आप बिहार इन पर्टिकुलर पे कहते आ रहे हो, वो तो खुद इवन नहीं है। अब देखिए ना, किसी राज्य को हमें स्पेशल स्टेट का दर्जा देना पड़ता है, किसी राज्य में इक्वली काम चल जाते हैं, तो खुद ही इवन नहीं है। सुनिए, इसी कारण एकदम देखिए ना, इसी कारण से तो ऐसा प्रावधान किया गया है कि किसी को थोड़ी स्पेशल स्टेटस दो, किसी को पैकेज दो, तो तब जाकर इवन डेवलपमेंट होगा, क्योंकि अनइवन एटमॉस्फेयर है, अनइवन हिस्ट्री है। कहीं जमींदारी था, कहीं मनसबदारी था, कहीं महलबदारी सिस्टम था, तो टैक्सेशन पॉलिसी भी अलग था ब्रिटिश राज में भी। इस कारण से पॉलिसी जो है ऐसा बने ताकि सबको बराबर लेके चले, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है इस बजट में। अब जहां तक बात रही बिहार की, तो देखिए, बिहार का नाम लेकर बार बार जो है निर्मला जी फाइनेंस मिनिस्टर ने गलत बजट में कोट किया है। आप चाहे अमृतसर कॉरिडोर को ले लें, अमृतसर कॉरिडोर 2023 का प्रपोजल है, जब हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव पथ निर्माण मंत्री थे, तो गडकरी जी से मिलकर वो पास हुआ है, वो ऑलरेडी काम चला हुआ है। पटना से पूर्णिया का जो कॉरिडोर की बात कर रही हैं, वो आधा से ज्यादा बन चुका है वो कॉरिडोर। मैं खुद उस पर अभी चला हूँ कुछ दिन पहले। आप जब भागलपुर की कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी पहले का प्रपोजल है। आप अगर भागलपुर में पावर थर्मल की बात कर रहे हैं 21,000 करोड़ का, तो वो तो 2014 में 2013 के एंड में मनमोहन सिंह ने अनाउंस किया हुआ है इस प्रोजेक्ट का। अगर आप बात करती हैं कि बुद्धा सर्किट का, तो बुद्धा सर्किट तो ऑलरेडी टूरिज्म मंत्रालय 2021 में ये प्रपोजल दिया हुआ है। अगर आप बात करती हैं 11,500 करोड़ का सेडिमेंटेशन जो सप्त कोसी से पानी आ रहा है कोसी बेल्ट में, तो उससे तो कुछ होना नहीं है, कम से कम 50,000 करोड़ वहां आना चाहिए था। तो देखिए, जहां तक बात रही कि मिला कुछ नहीं है बिहार को, लेकिन बिहार का नाम जो है ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है बार बार उछाल कर बिहार की जो है, नहीं है तो राबड़ी देवी क्यों कह रही है कि सरकार बचाने के लिए मेहरबानी की गई है? यानी कुछ तो मिला है जो कि विपक्ष की आंखों में खटक रहा है। मैं आगे इस चर्चा को जारी रखूंगी, मैं लौटूंगी आपके पास, आगे भी ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया का सवाल में। आज चर्चा हो रही है कि वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसमें आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए जो बजट अलॉट किया गया है उस पर विपक्ष को ऐतराज है, और ऐतराज क्यों है इस पर ही हम आज चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं अब अनुप्रिया जी आपके पास आना चाहूंगी, जेडीयू की प्रवक्ता है अनुप्रिया जी। अनुप्रिया, क्या लगता है कि ये जो विरोध हो रहा है, ये जो लगातार कहा जा रहा है कि बिहार और आंध्र प्रदेश पर मेहरबानी क्यों, राबड़ी देवी भी ये कह रही हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ सरकार बचाने के लिए ये बजट पेश किया गया है और मेहरबानी की गई है, तो क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों को सिर्फ साधे रखने के लिए, बचाए रखने के लिए सरकार आप पर मेहरबान हुई है? पारुल जी, आपकी के शो में अभी मुझसे पहले आरजेडी के प्रवक्ता सुबोध जी कह रहे थे जी कि इस देश में अगर देश की प्रगति होनी है तो अनइवन नहीं होना चाहिए, एक न्यायिक रूप से सबको एक समान बजट के रूप में सबको मदद मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ इनकी नेता राबड़ी देवी जी कहती हैं कि बिहार के सहयोगी दल जो जदयू है एनडीए में, उसको बनाए रखने के लिए कुछ मिला है। देखिए क्या है कि अब इनके राजनीतिक इनकी जो दुकानें हैं, जो इनके एजेंडे हैं, इस पे केंद्र की सरकार ने जो 58,900 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता बिहार के विकास के लिए दी है, इससे इनकी दुकान, राजनीतिक दुकान बंद हो चुकी है।
जिसमें ये कंफ्यूजन में है, अब समझ नहीं पा रहे हैं कि बिहार को मिला है कि नहीं मिला है। अब एक और मैं नेता का नाम जोड़ देती हूँ, इंडिया अलायंस के सहयोगी दल हैं, सपा के नेता हैं अखिलेश यादव जी। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसे नहीं काम चलेगा कि बिहार को दे दिए, उत्तर प्रदेश को कुछ भी नहीं दिए। ऐसी पार्टी जो बिहार में, जिसको राजनीतिक रूप से बिहार की जनता ने इन्हें झुंझुना थमा दिया है, और ये खुद भी आजकल झुंझुना लेके घूम रहे हैं। कल बिहार सदन का भी आपने रूप देखा होगा कि इनके नेता ने झुंझुना लेके चले आए भले कि अब इनके पास में यही काम है। बिहार के जो जनता है, इनके दुख दर्द से इनको मतलब नहीं। उत्तर बिहार के लोग जो लगातार हर वर्ष बाढ़ के कारण उनकी निजी जीवन किस तरह से आहत होती है, किस तरह से उनके निजी जीवन पे समस्याएं आती हैं, उसके लिए 11,500 करोड़ की राशि दी गई है, जिससे जो बाढ़ का प्रॉब्लम है इसमें सॉल्यूशन है। अब ये कह रहे हैं कि एक्सप्रेसवे पहले से बन रहा था। कहाँ एक्सप्रेसवे बन रहा था हमको तो नहीं पता है, हम बिहार में हैं और आरजेडी की नेता को ज्यादा पता होगा। अब ये बार बार कहते हैं रीपैकेजिंग की बात कर रहे हैं। सुबोध जी, अगर आपके पास में कोई एविडेंस है तो बता दीजिए, नहीं तो झूठ बोलना बंद कर दीजिए। मुझे तो नहीं पता है कि पटना से पूर्णिया में एक्सप्रेसवे कहीं बन रहा है, बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे बन रहा है, बोधगया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा एक्सप्रेसवे तो बन ये रहा भी है। कह रही है कि ठीक है आप एक्सप्रेसवे बना लीजिए, लेकिन ये जो पुल गिर रहे हैं बार बार, इस पर भी तो ध्यान दीजिए। यहाँ पे भी तो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हो रहा है। बिल्कुल 17 दिन में 11 पुल गिरेंगे तो फिर सवाल भी तो उठेंगे ना, विपक्ष के तो जनता भी सवाल करेगी फिर। बिल्कुल पारुल जी, इसकी चिंता आरजेडी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनको जब चिंता करने का मौका मिला था 90 से 2005 में, तब इन्होंने उस संपत्ति की, बिहार की संपत्ति को इन्होंने अपने पारिवारिक संपत्ति को बढ़ाने का काम किया। जब इनको सत्ता मिलता है, जब भी इनको सत्ता की पावर मिलता है, तब इनको अपने परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि को मजबूत करने लगते हैं। जैसे कि माता पिता से बेटा और बेटी की राजनीतिक जमीन जो है मजबूत हो, इनकी यह चिंता है। क्योंकि इनको जब मौका मिला था, इन्होंने सड़क की जगह पे सड़क पे गड्ढा बना दिया था। जब इनको बिहार में शासनकाल मिला तो इन्होंने शिक्षा में क्या कर दिया, लेकिन उन्होंने जो भी किया वो नतीजा भुगत रहे हैं। सरकार में नहीं है, लेकिन आप सरकार में हैं, लंबे वक्त से हैं, और उसके बाद भी अगर आपके होते हुए भी भ्रष्टाचार होगा, आपके होते हुए भी भ्रष्टाचार होगा, तो उनकी सरकार रहे चाहे आपकी सरकार रहे, कुछ खास जनता के हाथ में आया नहीं है। मैं लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी, अभी और भी है रमनीश जी है, मैं लौटूंगी। रमनीश जी, जिस तरह से हम इस वक्त स्थिति देख रहे हैं और जिस तरह से विपक्ष कह रहा है, लौटूंगी अनुप्रिया जी, लौटूंगी अभी, और बाकी के गेस्ट का भी कर लूं, बाकी के गेस्ट का रिएक्शन ले लूं। आपने मुझे ये बता दिया कि आरजेडी ने क्या नहीं किया, मैंने आपसे पूछा था आप लोगों ने क्या किया। मैं लौटूंगी, मैं अनुप्रिया जी लौटूंगी, आपको मौका मिलेगा, एक बार मैं उनका रिएक्शन ले लूं। रमनीश जी, जिस तरह से यहाँ पर ये बजट को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, चाहे आरजेडी सवाल उठा ले, सपा कांग्रेस सवाल उठा ले, लेकिन सवाल यही है कि अगर कुछ मिल जाए तो भी दिक्कत, ना मिले तो भी दिक्कत। इस बजट को और स्टेट्स को जो अलॉट किया गया उसे आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है इस बार का जो बजट है 2024 का जो बजट है, चारुल जी, ट्रिपल आर जो है, हमने एक सुपरहिट मूवी देखी थी, तो उसको कहीं ना कहीं साधने का प्रयास है। मेरा कहने का तात्पर्य है, ट्रिपल आर का मतलब है यहाँ पे रोटी की बात करें, चाहे 80 करोड़ जो हमारे मुफ्त राशन देने की बात हो, जिसमें अलॉट किया है 2 लाख करोड़ का जो बजट अलॉट किया गया है मोदी सरकार के द्वारा। उसके बाद फिर रोजगार में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 करोड़ जो युवा हैं, खास करके जो पहले अनस्किल्ड, आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पे माना जाता था कि अनस्किल्ड ग्रेजुएट वाले जो रोजगार थे उनको स्किल किया जाएगा। 500 कंपनियां जो है उसके लिए निर्धारित की गई है, जो बेस्ट कंपनी है भारत की, देश की कंपनियां जो है वो उनको स्किल करेगी। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसमें भी आप देखिए 5,000 अलायंस के रूप में उनको मिलेगा। फिर उसके बाद फिर आते हैं इसमें राजनीति। ट्रिपल आर में जो लास्ट जो आता है वो है राजनीति। तो लेकिन राजनीति की बात करें तो यहाँ पे राजनीति सत्ता पक्ष के द्वारा हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यदि लॉलीपॉप पकड़ाना होता सबसे पहले महाराष्ट्र को देना होता और उसके बाद फिर हरियाणा को ये देते। क्योंकि देखिए दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है और दोनों को ये ज्यादा से ज्यादा लुभाने की कोशिश करते ताकि
ताकि वहां जो एक मैसेज देने का। लेकिन यहाँ पे देखिए, हम राजनीति सियासतदान वही कर रहे हैं कि जिनको लग रहा है कि सियासत रोटियां जो हम बिहार में सेकने में इस बार भी नाकाम रहे, और आगामी जो आज देखिए कि इस बजट में हर एक राज्य को, उत्तर प्रदेश को बार बार अखिलेश यादव जी यहाँ पे सपा के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन आप देखिए कि पिछले साल जो दिया गया था उत्तर प्रदेश को 1,83,000 करोड़, और इस बार जो उत्तर प्रदेश को दिया गया है 2,23,000 करोड़। तो इसमें उत्तर प्रदेश को 18% हर साल बजट का दिया जाता है। तो जिस तरह की भ्रांतियां पैदा की जा रही है, सियासतदान जो सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये समझने की जरूरत है इस बार के बजट में हर एक राज्य को जो है जो देना चाहिए जिस तरह का, उसको खुश करने का प्रयास है। और वहाँ की आम जनता कैसे विकसित, हमारे जो राष्ट्र है कैसे विकसित राष्ट्र की तरफ उन्मुख हो, कैसे वो प्रेरित हो, उसके लिए आवंटन किए गए हैं ये राशि। हम देखें कि आज जो है बिहार की बात करें तो बिहार में है आज जो राबड़ी देवी का बयान हो, चाहे तेजस्वी जी का बयान हो, या उनके जो और कांग्रेसी जो नेता हैं उनका जो बयान हो, तो बिहार में मैं देखता था कि एक ऐसा भी दौर होता था कि रोजगार के नाम पे वहां पे लैंड फॉर जॉब्स स्कैम होता था, यानी कि लालू यादव जी जमीन भी हथिया लेते थे और रोजगार भी नहीं देते थे। आज जो है भारत सरकार के द्वारा उन बिहारी युवाओं को भी रोजगार भी दिया जाएगा, उनको स्किल भी किया जाएगा। तो ये यहाँ पे दर्द मैं देख रहा हूं, उनका वो दर्द बाहर आ रहा है कि यदि उनको रोजगार मिल जाएगा तो हम उनके ऊपर राजनीति कैसे करेंगे। फिर बिहार से यदि पलायन रुक जाएगा तो मुझे लगता है कि इनको तो मुझे लगता है कभी सत्ता में वापसी ही नहीं होगी। ऐसा ये आज के तेजस्वी यादव और उनकी जो पार्टियां हैं ये सब के सब सोच रहे होंगे। कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष का काम है राजनीति करना, और विपक्ष राजनीति कर भी रहा है। यहाँ पे राजनीति कर रहा है। शत्रुपा जी आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि रमनीश जी ने, मैं जवाब लूंगी। शत्रुपा जी एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि जब हम बजट की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे का भी जिक्र होता है। रमनीश जी ने भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा उसमें से उठाया, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, जिसमें वित्त मंत्री ये कहती है कि हमारा जो यूथ है, जो कि 35 साल की एज ग्रुप में आता है, 51.25% ऐसा यूथ है जो कि एजुकेटेड है, जिससे एम्प्लॉयमेंट चाहिए लेकिन वो एम्प्लॉयबल नहीं है, यानी वो शिक्षित तो है, उसे रोजगार भी चाहिए लेकिन उसकी योग्यता उतनी नहीं है। आप समझिए कितना बड़ा डेटा है हमारे यूथ के हिसाब से। और जब बात एम्प्लॉयमेंट की करते हैं तो नहीं लगता कि एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हमारा एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है ये, कि हमारा जो यूथ है वो एम्प्लॉयड नहीं है, वो शिक्षित तो है लेकिन वो रोजगार के लायक नहीं है। 10 साल में हम एजुकेशन सिस्टम को क्यों नहीं सुधार पाए? ऐसा हम आंकड़े तो दे रहे हैं लेकिन हमने शिक्षा पे काम क्यों नहीं किया उस तरह से? चारुल, ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है जी। ये जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके पहले मैं थोड़ा सा कह लूं कि वी आर अ वेरी रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। मैंने जनता जो चाहिए वो हम सुनते हैं, हम चेष्टा करते हैं अपने तरफ से जितना हो सके उतना करें। ये जो एम्प्लॉयबल यूथ के बारे में है, इसीलिए ये जो पुश आया है इंटर्नशिप के लिए कि इतने कंपनीज, नॉट ओनली CPSUs, ये इंस्ट्रक्शन जा रहा है गवर्नमेंट से कि बहुत सारे बेसरकारी प्राइवेट कंपनीज भी ये कंपलसरी हो गया है कि इंटर्नशिप भी करें, स्किलिंग भी करें। स्किलिंग के ऊपर वित्त मंत्री ने शायद 4 या 5 बार एम्फेसिस दिया है इस बार। और एजुकेशन तो अलग मुद्दा है, वो अगर आप अलग तो करें, पूरा एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में हमने क्या किया है वो अगर मैं शुरू करूं तो पूरा 1 घंटा चला जाएगा बाकी जो है तो। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगी, नहीं आप कह रही हैं कि अगर आप शुरू करेंगे तो 1 घंटा चला जाएगा, लेकिन तारीफ करनी नहीं है। किताबों में तो आंकड़े गुलाबी हमेशा से रहे हैं सरकार के, लेकिन जब खुद ही सरकार की ओर से वित्त मंत्री अगर ये कह दे कि जो हमारा यूथ है उसका 51.25% ऐसा यूथ है जिसे एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए, जो एजुकेटेड भी है लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट के लायक नहीं है, यानी जो पढ़ाई कराई गई है, उन्हें जो शिक्षा दी गई है वो शिक्षा के योग्य ही नहीं है। अगर उसके बावजूद आप सोचिए भारत में अगर आप नहीं रख पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएंगे, विदेशों में जाके तो शिक्षा की कोई योग्यता नहीं। थोड़ा सा मैं यहाँ ये क्लैरिफाई कर दूं जी। मोदी जी का इच्छा है कि शिक्षा थोड़ा सा और प्रोग्रेसिव हो, थोड़ा सा और वोकेशन ओरिएंटेड हो,
ना कि सिर्फ टेक्स्ट बुक ओरिएंटेशन। इसलिए वित्त मंत्री ने कहा है इतना सालों का जो बेसिक जो पॉलिसी है वो शायद टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड हो गया है, एजुकेशन तो मिला है लेकिन उतना स्किल, उतना मैच्योरिटी नहीं हुआ है कि ये लोग एम्प्लॉयबल हो। एम्प्लॉयबल होने के लिए बेसिक कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, कॉर्पोरेट स्किल्स चाहिए, बाकी जो हम बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्टनेस चाहिए। ये शायद ये डेटा में उठ के आया है कि ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा जब से धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्रक लिया है, हम बहुत सारे वी आर ट्राइंग टू गेट इन एजुकेशनल रिफॉर्म। आप इतना तो मानिएगा कि अगर एजुकेशन रिफॉर्म्स हम ला रहे हैं उनको मैच्योर होने में थोड़ा सा और मोहलत सवाल यही था कि 10 साल में आप लोगों ने क्या किया? एजुकेशन सिस्टम का फेलियर था, इसको आपको मानना पड़ेगा। ये फेलियर था। नहीं, 10 साल में नहीं बदल सकते, 10 साल में नहीं बदल सकते। एक बात शुरुआत हो सकता है। चलिए ठीक है, 10 साल में शुरुआत हो जानी चाहिए थी, शुरुआत हो जानी चाहिए थी 10 साल में। और भी हमारे अनु शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अबू शर्मा जी का रिएक्शन ले लूं मैं। जी अबू जी। मैडम, ये जो एजुकेशन लोन है जी, ये जो आपने बोल रहे हैं 51% का, उसी का मैं बात कर रहा हूँ। 80% एजुकेशन लोन रिकवरी नहीं होता है जी। ये एक भयंकर डेटा है, क्योंकि जिसने एजुकेशन लोन लेके इंजीनियर बना उसको जॉब नहीं मिला, वो इंडिया गेट के सामने आइसक्रीम बेच रहे। ये विकसित भारत है, ये विश्व गुरु का भारत है। 80% ये रिकवरी नहीं होता है एजुकेशन लोन, क्योंकि जॉब मिला नहीं तो पैसा कहां से देंगे, नंबर 1। नंबर 2, स्टार्टअप। जो स्टार्टअप 80% फेलियर है, आप कहीं भी देख लीजिए स्टार्टअप के बारे में। आप क्या बोल रहे हैं, स्टार्टअप में लोन देगा तब उसके पहले नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो एनपीए, मतलब पहले कोई लोन लिया उसको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने स्टार्टअप शुरू कर दिया, 2-5 साल मोदी जी का कहने पर लगा दिया, अब वो फेलियर हुआ, अब उसको लोन भी नहीं मिलेगा। ये स्थिति है देश का। कहां लेके जाना चाहते हैं ये देश को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? तीसरा नंबर बात सुनिए, मिड डे मील। मिड डे मील यूपीए गवर्नमेंट ने क्यों किया था? मिड डे मील सिर्फ स्कूल में लाने के लिए नहीं था, मिड डे मील था जो हेल्दी फूड मिले भावी पीढ़ी को, बच्चे को हेल्दी फूड मिले, ये भी एक कारण था। मिड डे मील में कुछ नहीं है। अब मिड डे मील में कोई अलॉट नहीं होता है। यूपीए टाइम में मिड डे मील में 1 सेंटीमीटर, ये डेटा है, 1 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज हुआ था, क्योंकि उसको पौष्टिक आहार मिली थी। ये गया। बजट सिर्फ बजट देखने से नहीं होता है, बजट का एनालिसिस भी करना पड़ता है। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों बना था सीएसआर? कोई हॉस्पिटल है अपना मोहल्ला में, कोई बिजनेसमैन है वो थोड़ा बेड लगा देगा, कोई अल्ट्रासोनोग्राफी, मतलब जो काम सरकार नहीं कर पाते हैं वो काम कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से हो। आज क्या बोल रहे हैं, जो इंटर्नशिप में कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का पैसा खर्चा किया जाए, तो वो काम भी किया सरकार। एक तरफ हॉस्पिटल नहीं किया, उसका कॉर्पोरेट अगर उसको मदद कर रहे हैं, फिर आप सरकार का नाकामी भी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में लड़ रहे हो। ये देश का हाल है। ठीक है, सुबोध जी कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? सुबोध जी, ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है आपकी। अनुप्रिया जी आपका रिएक्शन इस पर, क्योंकि सहयोगी आप भी हैं और जब सरकार की ओर से इस तरह के आंकड़े पेश किए जाते हैं, और बिहार को देखिए, वो वक्त चला गया जब बिहार के एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठते थे। आज तो बिहारियों ने पूरे देश को चलाया हुआ है। आज हर सेक्टर में बिहार के लोग हैं, चाहे सिविल सर्विसेज ले लीजिए, प्राइवेट सेक्टर ले लीजिए, सरकार ले लीजिए, कहीं पर भी ले लीजिए। तो एजुकेशन सिस्टम के जब ऐसे फिगर्स सामने आते हैं तो क्या कहेंगे आप? तरुण जी, आपने मुझे पहले रोका, आपने पूछा था कि बिहार अब आपके हाथ में हो, और जब आपसे जनता पूछेगी तो आपको जवाब देना होगा, निश्चित हम जवाब देना होगा। आपने अपने सवाल में ही जवाब रखा था कि इतने लंबे समय से आप सरकार में हैं। देखिए, हमारी जो अपोजिशन में पार्टी है उनकी स्थिति इतनी खराब है, या उनके शासनकाल इतने खराब थे कि जनता
को दोबारा चुनने नहीं जा रही है। अब आप जो सवाल अभी पूछ रही थी एजुकेशन पे, मैं बता रही थी, आपने कहा कि जो अभी वैसे जो डेटा बता रही है 35 ईयर्स, मतलब कि आज से 10 साल पहले शासनकाल किसका था? कांग्रेस का। और जो आप हायर एजुकेशन की बात आप करते हैं तो उस समय में वो व्यक्ति हायर एजुकेशन किसके शासनकाल में ले रहा था? पहले नहीं, इन 10 साल का डेटा दिया है ये। अभी जो कांग्रेस सर्वे आया है 24-25 के लिए, जिसमें वित्त मंत्री कह रही हैं 10 साल का ही डेटा मैं बता रही हूँ कि 10 साल में आप जिस एक व्यक्ति की बात करें, एक स्टूडेंट की बात करिए, उसका उम्र है 35 साल, मतलब 10 वर्ष पहले वो 25 साल था, उसने अपनी एजुकेशन 25 वर्ष में, मुझे लगता है कि बिहार के देश के तमाम जो एक विद्यार्थी है वो हायर एजुकेशन ले लेते हैं। लेकिन शिक्षा की व्यवस्था इतनी खराब थी, जहां जहां कांग्रेस का शासनकाल रहा है। देखिए, मैं बिहार से हूँ, यहाँ पटना यूनिवर्सिटी की बात मैं करती हूँ। ये हमारी लंबी मांग रही है कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का लंबे समय से शासनकाल रहा देश में। उन्होंने बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की ओर नहीं लेके, बिहार सरकार अपने निजी मैं कह सकती हूँ फंड के अनुसार बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चला रहा है। बिहार तो बहुत पहले से पिछड़ा था, आपने, आपके सहयोगी ने पिछड़ा बना दिया, लेकिन हमने फिर भी, जैसे मैं बता रही थी कि आपने जो सड़क के नाम पे गड्ढा छोड़ दिया था, शिक्षा व्यवस्था के नाम पे आपने चरवाहा विद्यालय बना दिया था, आपने प्रशासन की जगह पे आपने जंगल राज चला दिया था, उसको दुरुस्त करने में समय लगता है। और कम संसाधनों के बावजूद जब बिहार प्रगति कर रहा है, आज हमें जो संयोग राशि मिली है उससे रफ्तार बढ़ेगी, और इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही है। बिहार सरकार लंबे वर्षों से मांग कर रही थी कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, विशेष पैकेज दीजिए, हमें बहुत जरूरत है, लेकिन इस विशेष पैकेज से आरजेडी को कोई मतलब नहीं है। विशेष पैकेज मिला ना, आप विशेष व्यवस्था है, आपको ये पता होगा वित्त मंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि आप अलग बिंदु पे भी अगर हमसे कहेंगे कि जहां, क्योंकि ये जो हम वित्त की बात कर रहे हैं ना, ये फंड की बात कर रहे हैं, ये आपका सालाना 2024 से 25 का है, मतलब 25 से 26 में हमें और सहयोग राशि मिलेगी, जब हमारी जो ग्रीवांसेस है, हमारी जो डिमांड है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर करके, हमारे सड़क को लेकर करके, क्योंकि अगर जब मैं आपको एक्सप्रेसवे की बात कर रही होती हूँ तो एक्सप्रेसवे जहां जहां से जाएगा वहां पे शहरीकरण होगी, जहां पे आपका थर्मल पावर प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, विकसित बिहार की बात करते हैं, उसके बाद फिर हम वही देखते हैं 17 दिन में 11 पुल गिर जाते हैं। तो फिर कहां पे विकास हो रहा है? भ्रष्टाचार की भेंट तो अगर आरजेडी ने चढ़ाया है बिहार को, तो फिर जेडीयू ने ही कौन सी कमी छोड़ दी है? चारू जी, आप बिहार कभी, मुझे लगता है कि आपको आके देखनी चाहिए, और नहीं तो आपके संपर्क में कोई लोग हैं, लेकिन हम जिस पुल से आए अगर वो भी टूट जाए तो हम कैसे पहुंचेंगे? बिल्कुल नहीं, वो वैसे पुलों को, और मैं आपके चैनल में मैं आपको कहूंगी कि जब ये रिपोर्ट आएंगे, सरकार ने रिपोर्ट मांगा है कि वो पुल कब का बना हुआ है, किनके शासनकाल में, किनके, जो अभी भी बने हैं वो भी टूट गए हैं, जो अभी बने हैं वो भी टूट गए हैं। बिल्कुल, और ऐसी कोई बात नहीं है, उस कंपनी पे हमने कार्रवाई की है। चारू जी, आप समझिए, आप शासन चला रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार हर जगह पे है, उन भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसने के लिए वैसे हमने इंजीनियर को बर्खास्त किया है, वैसे कंपनी को हमने क्रॉस चिन्ह दिया है। हमारी नियत अपनी संपत्ति बढ़ाने की नहीं होती चारू जी, और बिहार की जनता बहुत ही प्रखर है, उनको पता है कि बिहार की विकास किनके शासनकाल में होना है, इसलिए हम बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। हमारा नारा ही है कि न्याय के साथ विकास होगा, अन्याय तो बिल्कुल नहीं सहेंगे, तब तो बिल्कुल नहीं जब जनता की गाढ़ी कमाई के साथ में कोई व्यक्ति यह सोच ले कि वो अपनी संपत्ति को बढ़ाएगा। हम इस पे हम पर्दा नहीं डाल रहे हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी थी इसको देखरेख करने की, लेकिन इसमें जो भी अधिकारी, जो भी इसमें इंजीनियर्स इन्वॉल्व थे, उनको बर्खास्त भी किया गया। मुझे लगता है कि ये आपकी रमनीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रमनीश जी बोलिए। चारुल जी, 2005 से लेकर 2024 तक कमोबेश 8 बार सीएम रहे हैं नीतीश कुमार जी। मुझे लगता है भ्रष्टाचार की नींव चढ़ जाता हो, यदि पुल गिरता हो, या कोई भी कारण, किसी भी तरह का कारण रहता हो, मुझे लगता है उनकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी एक बात तो वो तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर सरकार से अलग हो जाते हैं, लेकिन जब एक के बाद एक पुल गिरते हैं तब उन्हें नहीं लगता कि अगर सरकार से अलग हो गए तो खुद भी उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए कि अगर मेरे उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है तो मैं 3 बार आरजेडी के साथ रहे, और जब रहे तो मुझे लगता है कुशासन के भेंट वो चढ़ गए। उसके बाद फिर वो भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन बीच में थाम लिया। उसके बाद हमने देखा कि 2024 तक अभी भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और मुझे लगता है कि जो विशेष पैकेज दिया गया है, तो विशेष पैकेज देने का, देखिए सबसे बड़ा बिहार में जो प्रॉब्लम है वो लॉजिस्टिक का।
तो लॉजिस्टिक में मुझे लगता है राजमार्ग जो है, मुझे लगता है कनेक्टिविटी जो है, तो यदि कनेक्टिविटी मुझे लगता है बहुत बड़ा एक रीढ़ का काम करेगा वहाँ की लॉजिस्टिक को बढ़ाने में, और उसके बाद वहाँ की जो महंगाई है उसको कम करने में। और महंगाई तो कहीं पे भी है, लेकिन लॉजिस्टिक एक बहुत बड़ा माध्यम रहता है उसका। फिर बात करते हैं कि अभी उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि 2024 में जो पढ़े लिखे स्किल युवा हैं वो भी पकौड़े तल रहे हैं इंडिया गेट के सामने, कांग्रेस के प्रवक्ता। तो ये बताइए कि 2014 के पहले सारे के सारे डीएम कलेक्टर ही होंगे इसका मतलब? और फिर आज भी कांग्रेस की सरकार है, जहां जहां सरकार है, क्या वहां पे सारे के सारे युवा जो हैं सबके सब नौकरी पेशा वाले हैं? कोई वहां पे बेरोजगार नहीं है। देखिए, बेरोजगारी है, आलम पूरे देश में है, इस बात को स्वीकारना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है। कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी यह नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, केंद्र सरकार पर उंगली उठाए। आपकी अभी देखिए, इन्होंने कर्नाटका में महंगाई बढ़ा दी, पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा दिया, उसके बाद आप देखिए तमाम ऐसी चीजें हैं उसकी महंगाई बढ़ गई। उसका बोझ किसके ऊपर पड़ा? ऑब्वियसली जनता के ऊपर पड़ा। आज देखिए 2001 और दूसरी तरफ हम चलते हैं, अखिलेश यादव जी ने आज बजट के ऊपर काफी सारे उन्होंने उंगली जो उठाए, सवाल उठाए। देखिए, उनका एक ही है, बस किसी न किसी माध्यम से तुष्टीकरण करना। 2013 के बजट में, 12-13 के बजट में उन्होंने 200 करोड़ रुपया उन्होंने किसको दे दिया था? उन्होंने दिया था कब्रिस्तान के लिए, लेकिन शमशान के लिए उन्होंने एक भी पैसे का आवंटन नहीं किया था। तो इस तरह की चीजें ये तमाम जो है सियासत दल आज जो विपक्ष में बैठे वो सब के सब करते रहे। भारतीय जनता पार्टी आज देश के लिए, राष्ट्र के लिए यदि निर्माण के लिए कोई बजट सामने लेके आई है तो ये सबके सब देखिए राग अलाप रहे हैं, किस तरह के सवाल उठा रहे हैं। अरे सवाल मत उठाइए, यदि आप सहयोगात्मक प्रवृत्ति से यदि जा सकते हैं, केंद्र सरकार की मदद कीजिए और जनता की मदद कीजिए। ठीक है शत्रुपा जी, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सब कुछ के लिए कुल मिलाकर कहा गया है बीजेपी की ओर से कि हम लोग काम करेंगे। हालांकि फिर भी हरियाणा को शिकायत है। महाराष्ट्र में सुप्रिया सुले भी कह रही हैं कि आपने महाराष्ट्र की तो पूरी तरह से अनदेखी कर दी है। अजित पवार को शायद वो वैल्यू नहीं दी गई है, शिंदे गुट को शायद वो वैल्यू नहीं दी गई है एनडीए की ओर से। ये विपक्ष अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, जबकि अगर हम देख लें तो बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम आप यहाँ के लिए लेकर आ रहे हैं। उत्तराखंड का जिक्र किया गया है, हिमाचल, पहाड़ी राज्यों का जिक्र किया गया है, उन्हें किस तरह से स्पेशल पैकेज दिया जा रहा है। तो ये बजट जो आप लोग लेकर आए हैं, इससे विपक्ष को सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? या फिर आप जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष की राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी अगर ये बजट जो है जनता को समझ आ गया, तो क्या यही बात है? ये प्रश्न में आने से पहले मैं थोड़ा सा पहले का क्लैरिफिकेशन दे दूं। आप पूछ रहे थे कि एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा क्यों नहीं बना कि अभी जो लोग एम्प्लॉयबल नहीं है। आपको ये तो मानना पड़ेगा, ये आज का जो डेटा है, जो लोग एम्प्लॉयबल नहीं है, इन लोगों का 10 साल का एजुकेशन नहीं है। 10 साल का जो हमने एजुकेशन रिफॉर्म शुरू किए हैं, उसका लाभ ये लोग जो आप स्टूडेंट्स हैं वो लोग एम्प्लॉयबल होंगे। तो ये थोड़ा सा करेक्शन मुझे करना था। बाकी रहा आपका जो स्पेसिफिक प्रश्न कि हम ऑपोजिशन को क्यों खुश नहीं कर पाए, हमारा काम नहीं है ऑपोजिशन को खुश करना। हमारा काम है थर्ड टाइम जैसे जनता ने हुक्म दिया है, प्रधानमंत्री कहा है, हमको हुक्म मिला है, आओ जनता का सेवा करो। हम वही सेवा करना चाहते हैं और ऑपोजिशन का एक ही काम है कि वो सेवा में वो लोग टांग अड़ाए, वो लोग उसका क्रिटिसिज्म करें। जरूर क्रिटिसिज्म करें। शत्रुघ्न थोड़ा सा अगर आप जल्दी कर पाए तो सबसे लास्ट कमेंट देना है मुझे। जी मैं लास्ट कमेंट बोल दूं? ठीक है, सुबोध जी आपके पास आते हैं। लास्ट कमेंट सर। सुबोध जी नहीं है, अबू जी आप दीजिए। हाँ, ये देश का स्थिति ऐसा है, जो बैगन का महंगाई कम होना चाहिए था, लेकिन सोना का भाव में थोड़ा राहत दिया गया। ये विकास है। महंगाई का जो असर हो रहा है पूरा देश में, उसके खिलाफ आवाज उठाना, अगर मोदी जी का सरकार के खिलाफ आवाज उठाना हो तो हम ऐसा आवाज 100 बार उठाएंगे जनता के लिए। और हम भी जब सरकार में थे तब भी विपक्ष का ये अधिकार था। स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके इंडिया गेट में घूम रही थी,
तो उनका भी वो अधिकार था, अगर हमारा भी कमी रहे। लेकिन आज एक भयंकर भारत है, तो इस भयंकर भारत को आधा जिसे हिंदुस्तान भयंकर भारत कह रहे हैं, प्रधानमंत्री उसे विकसित भारत कह रहे हैं। रमनीश जी देखिए, विपक्ष भयंकर भारत कह रहा है और सरकार कह रही है विकसित भारत है, आपका एक लास्ट कमेंट। विकसित भारत की कल्पना 2014 के बाद मैंने देखी, और जिस तरह के बजट को सामने लेके आए हैं, मुझे लगता है ये डेफिनेटली विकसित भारत के दरवाजे को खोलेगा। और इसमें देखिए, किसी भी एक विशेष राज्य को नहीं देखा गया, हर एक राज्य को अच्छे पैकेज दिया गया है ताकि वहाँ का विकास अच्छी तरीके समुचित तरीके से हो सके। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यदि होता है तो मुझे लगता है पूरे राज्य जो है विकसित की होड़ में लग जाती है। और इसमें चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, आज देखिए उत्तर प्रदेश में एक और सबसे बड़ी बात है आई है कि नेचुरल फार्मिंग का जो है सीधा फायदा जो है किसानों को होगा। तो इस बार के जो बजट में मैंने देखा है, युवाओं की बात करें चाहे किसानों की बात करें, हर एक वर्ग को जो है मोदी सरकार ने, देश की सरकार ने जो है लाने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है इस बजट का स्वागत मुझे लगता है कि विपक्ष को भी करना चाहिए, राहुल गांधी जी को भी करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी का तो कहना भी है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देख करके इसको कॉपी पेस्ट किया गया है, तो आपको तो खुश होना चाहिए। चलिए, कुल मिलाकर बजट का स्वागत करना चाहिए। और जिस तरह से शत्रुपा जी भी कह रही थी कि बजट एक बहुत बड़ा बजट है, अगर पूरा बजट पढ़ लिया जाए तो विपक्ष के पास सवाल उठाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। फिलहाल हमारे तमाम खास मेहमान जुड़े, रमनीश जी, सुबोध जी, अबू जी, अनुप्रिया जी, शत्रुपा जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इंडिया का सवाल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों को जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।